नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कच्चे तेल में उछाल के बीच केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल को सस्ता करने की कोशिश की, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। ब्लड फूड के चलते दुकानें बंद होने से नाराज चिकन व्यापारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी, मांगे नहीं मानेंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे। सरकंडा में चाकू की नोक पर 50,000 की लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मां बगदाई मंदिर में नवरात्रि के अंतिम दिन हवन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोज के साथ श्रद्धा और भक्ति का भव्य समापन संपन्न हुआ। पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव और युद्ध का असर वैश्विक तेल बाजार के साथ भारत में भी साफ दिखाई देने लगा है। पिछले करीब 25 दिनों से चल रहे इस संघर्ष के चलते कच्चे तेल में कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया। जहां पहले कच्चा तेल लगभग $80 प्रति बैरल था, वहीं अब यह बढ़कर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। तेल की कीमतों में इस तेज बढ़ोतरी से तेल कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। ऐसे में आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है। पहले पेट्रोल पर 13 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी ली जा रही थी, जिसे घटाकर पेट्रोल पर 10 रुपये कर दिया गया है, जबकि डीजल पर लगने वाली 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार पेट्रोल पर केवल 3% एक्साइज ड्यूटी ले रही है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाला वेट पूरी तरह लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में और बढ़ोतरी होती है तो वेट में भी कमी पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोकन साहू इन दिनों असम में चुनावी प्रचार में पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे लगातार जनसभाएं कर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। असम के मानस विधानसभा क्षेत्र के मथनगुरी मंडल में तोकन साहू ने एनडीए प्रत्याशी थानेश्वर वसुमतारी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रदीप डेका, कलीराम माझी, विस्तारक दिलीप जायसवाल समेत कई स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रचार के दौरान तोकन साहू ने धार्मिक आस्था भी दिखाई। उन्होंने बाबा रामदेव के साथ बाबेरी मंदिर में दर्शन किए और गौ माता को चारा खिलाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने विधानसभा बक्सा के मुसलपुर मंडल में भी एनडीए प्रत्याशी मोनेश्वर ब्रह्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभा में चुनावी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ नजर आया। सभा के दौरान तोकन साहू ने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाते हुए एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकास और स्थिरता के लिए एनडीए को समर्थन देना जरूरी है। जिंदाबाद, एजेपी जिंदाबाद, पीपीएफ जिंदाबाद। दीदी नहीं लगा रही है, किसी को जिता। मेरी बात से सहमत है कि नहीं से बताइए। आप सब लोग सहमत है ना? धन्यवाद। असम में तेज होते चुनावी माहौल के बीच बाहरी राज्यों के नेताओं की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि तोकन साहू जैसे नेताओं का प्रचार चुनावी नतीजों पर कितना असर डाल पाता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए 31 मार्च 2026 तक की समय सीमा तय की है और अब इस लक्ष्य की ओर तेजी से काम जारी है। हाल के दिनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और उन्हें पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार बस्तर क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने अबूझमाड़ जैसे कभी बेहद संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने पैदल भ्रमण कर हालात का जायजा लिया। दिलचस्प बात है कि जिस क्षेत्र में कभी नक्सलियों को दबदबा था, वह अब शांति का माहौल दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री ने रात के समय भी इलाके में सफर कर सुरक्षित स्थिति का आकलन किया। इन बदलाव को देखकर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और राज्य जल्द ही इस समस्या से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। कोई जंगली जानवर है नहीं और
लग रही है। शेर है? हाँ है। कौन बाघ है? ये अपने यही कर क्रॉसिंग होता है अपना ये साधर कहीं पर ये के बीच में। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल मोर्चे पर एक अहम सफलता सामने आई है, जहां बीते 2 दिनों में 6 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन में सक्रिय 5 माओवादी कैडर और PLG कंपनी 05 के एक सदस्य ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले SCM मंगेश पोडियाम, गणेश VK मंगती जुर्री, हिडमे मरकाम उर्फ सुनीता राजे और PPCM स्वरूपा उसेंडी शामिल हैं। इन कैडरों ने कुल 3 हथियार भी पुलिस के समक्ष सौंपे, जिनमें एक SLR और 2 303 राइफल शामिल हैं। पुलिस ने इन कैडरों से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिनके आधार पर अन्य सक्रिय माओवादियों से संपर्क कर उन्हें भी मुख्यधारा में लाने की कोशिश तेज कर दी गई है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी कैडरों के पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी की जाएगी। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पटलिंगम ने शेष माओवादी कैडरों से भी हिंसा त्याग कर शांतिपूर्ण जीवन अपनाने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की पुनर्वास नीति के तहत हर संभव मदद दी जाएगी। CP मोदी संगठन की दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी मेंबर पापाराव का दिनांक 25 मार्च 2026 को पुनर्वास करने के पश्चात बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी संगठन का टॉप लेवल लीडरशिप पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इस परिस्थिति में शासन की ओर से बस्तर पुलिस द्वारा लगातार शेष माओवादी कैडर से अपील की गई, वो भी हिंसा के रास्ता त्याग कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होना बेहतर होगा। इस अपील की प्रभाव से तथा सभी संबंधितों के प्रयासों से कांकेर जिला अंतर्गत विगत 2 दिनों में राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन कमेटी के 6 माओवादी कैडर्स, जिसमें SCM मंगेश, गणेश, मंगती, राजे, हिडमे तथा स्वरूपा द्वारा हिंसा त्याग कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर में बर्ड फ्लू के बाद शासन की शक्ति के अब विरोध में बदलती नजर आ रही है। चिकन और अंडा दुकानों को बंद किए जाने से नाराज व्यापारियों ने साफ चेतावनी दी, अगर जल्द राहत नहीं मिली तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। दरअसल कोनी स्थित शासकीय कुक्कुट क्षेत्र में बर्ड फ्लू मिलने के बाद शासन ने करीब 10 किलोमीटर के दायरे में सभी चिकन और अंडा दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए, लेकिन इस फैसले के खिलाफ व्यापारियों को गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने शहर विधायक अमर अग्रवाल के निवास का घेराव कर दुकान खोलने की मांग उठाई, चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। व्यापारियों को कहना है कि नवरात्रि के चलते पहले ही कुछ दिनों तक दुकानें बंद रही और अब अतिरिक्त बंदी ने उनकी कमर तोड़ दी है। उनका दावा है कि शहर में रोजाना करीब 2 करोड़ रुपए का चिकन कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। करीब 200 दुकानें बंद होने से सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है, जिससे नाराजगी बढ़ते जा रही है। वहीं व्यापारियों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब बर्ड फ्लू का मामला शासकीय क्षेत्र तक सीमित है तो निजी दुकानों को बंद करना क्यों जरूरी है। उन्होंने 2 टूक कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। अब सबकी नज़र प्रशासन शासन पर टिकी है कि वो सख्ती जारी रखता है या व्यापारियों को राहत देता है। जी, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो 10 किलोमीटर का जो रेंज दायरे शासन जो किया है लागू, उसको हटा के थोड़ा सा कम कर दिया जाए और जहाँ पे पुष्टि हुआ है, जहाँ पे बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वहाँ पे रोक लगाया जाए। जो गांव एरिया में और 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर में जो बंद हुई है उसको चालू किया जाए। हम लोग मुर्गी के चिल्लर का दुकानदार हैं, सबके पास 8-8 10-10 लड़के लगे हैं। 4-5 दिन से हो गया दुकान बंद है। उसको चाहिए भाई दुकान को जल्द से जल्द खुलाया जाए। बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसको रखने से सबके बाल बच्चे लगे। नौकर यही धंधा है, कोई गुजारा नहीं है तो कैसे करे काम। बिलासपुर में नशे के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खासकर स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस मामले में कड़े निर्देश जारी किए हैं। शासन की इस मुहिम में पुलिस के साथ साथ फूड एंड ड्रग विभाग और सामाजिक संगठन भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शहर में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों के आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियां नशीले पदार्थों की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में आयोजित बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल, SSP रजनीश सिंह सहित जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में नशे के खिलाफ व्यापक रणनीति तैयार की गई और निगरानी तंत्र और मजबूत करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई बार युवा गलत संगत के कारण नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं। ऐसे में समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि वे जागरूक रहें और युवाओं को सही दिशा दें। इसमें हम लोग लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें लगातार स्कूल के आसपास इस तरह की कोई भी
नशा का पदार्थ नहीं बिके, उसके लिए भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट्स लगातार काम कर रहे हैं। इसमें हम आम लोगों से भी इसमें हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो दूसरे लोग हैं, वो भी हमें बताते हैं और इस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें आप लोगों के माध्यम से पुनः मेरी अपील रहेगी कि नशा हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। बिलासपुर जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया। कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला न्यायालय को एक अज्ञात ईमेल आईडी धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई। इस तरह की धमकी का यह लगातार तीसरा मामला सामने आया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। मेल मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे न्यायालय परिसर को घेर कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कोर्ट के अंदर बाहर पार्किंग क्षेत्र, चेंबर, रिकॉर्ड रूम और आसपास के इलाकों में बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि का पता लगाया जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की सख्ती से जांच की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सके। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी है और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन पुलिस इस धमकी को हल्के में नहीं ले रही। साइबर सेल की टीम ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये शरारती तत्वों की करतूत है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। आज मैं न्यायालय में अपियर हुआ तो जज साहब ने बताया कि फिर से वही मैसेज आया है बम से उड़ाने का, और ये दूसरी तीसरी बार है। हाई कोर्ट को भी ऐसी धमकी आ चुकी है। जांच तो की जा रही है, जैसी धमकी आती है सब अलर्ट हो जाते हैं, सिक्योरिटी शुरू हो जाती है, जांच शुरू हो जाती है। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहाँ लगभग 1500-1600 एडवोकेट रोज़ प्रैक्टिस में आते हैं, 35-40 न्यायाधीशगण हैं, 450-500 न्यायिक कर्मचारी हैं। इसके अलावा लगभग 2500-3000 पक्षकार आते हैं। तो एट ए टाइम यहाँ पर 4000-5000 लोग रहते हैं और ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र को बम से उड़ाने की धमकी देना बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर जांच करती भी है एजेंसियां और अभी तक कुछ मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन इससे काम प्रभावित होता है। लगातार मिल रही इन धमकियों ने न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अधिवक्ताओं और आम लोगों में भी डर का माहौल देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा कर आरोपियों तक पहुंच पाती है और ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगा पाती है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर में धर्म जागृति मंच ने हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां तेज कर दी है। सिंधु भवन तोरवा में आयोजित पहली बैठक में सामाजिक, धार्मिक और व्यापारी वर्ग के लोग शामिल हुए। बैठक में आयोजन को भव्य बनाने की रणनीति बनाएगी। मंच ने कहा कि इस बार पूरे शहर में बड़े स्तर पर आयोजन कर सामाजिक एकता का संदेश दिया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लोगों में उत्साह का माहौल है। तैयारियों के लिए दूसरी बैठक 29 मार्च को हरदेव लाला मंदिर में होगी। मंच ने नागरिकों से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की है। जी, ये धर्म जागृति मंच द्वारा कई वर्षों से हम लोग की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसकी प्रथम महाबैठक सिंधु भवन तोरवा में की गई थी, जिसमें शहर के सभी हनुमानगण पूरे भव्य रूप से वहां पहुंचे थे और रूपरेखा तैयार किए, जिसमें कि काफ़ी सारी झांकियां, बाजे गाजे और अनेक प्रकार की तैयारियां की जा रही है। उसी की कल बैठक की थी और दूसरी महाबैठक हरदेव लाल मंदिर में भी रखे हैं। 29 मार्च को संडे के दिन हरदेव लाल मंदिर में बैठक रखी गई है उसकी भी। बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में एक चिंताजनक और सिस्टम पर सवाल खड़ने वाली तस्वीर सामने आई है। निरतु गांव के सागौन जंगल में लगी भीषण आग ने जहां वन संपदा को तबाह करना शुरू कर दिया, वहीं फॉरेस्ट विभाग की कार्य प्रणाली अब सीधे निशाने पर है। आरोप है कि जंगल जलता रहा और जिम्मेदार सिर्फ दूर बैठकर आदेश देते रहे। सीपत के निरतु गांव में सागौन के घने जंगलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। कीमती सागौन के पेड़ आग की लपटों में समाते जा रहे हैं और अन्य जीवों का जीवन भी संकट में पड़ गया है। आग कई किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है, जिससे आसपास के लोगों में भय और अफरा तफरी का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल फॉरेस्ट विभाग की भूमिका को लेकर उठ रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने समय रहते आग की सूचना दे दी थी, लेकिन मौके पर तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप यह भी कि जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचने के बजाय फ़ोन के जरिए निर्देश देते रहे, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए। ज़मीनी हकीकत यह है कि आग से लड़ाई और ग्रामीणों और कुछ वनकर्मियों के भरोसे ही चल रही है। बिना पर्याप्त संसाधनों, उपकरणों और सुरक्षा के लोग घंटों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज़ हवाएं आग को और भड़का रही हैं, जिससे काबू पाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इस पूरी घटना ने विभागीय लापरवाही की पोल खोल दी है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे इसे सीधी सीधी लापरवाही बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर शुरुआत में ही सक्रियता दिखाई जाती तो आग को फैलने से रोका जा सकता था। फिलहाल हालात गंभीर बने हुए हैं और हर गुजरते वक्त के साथ जंगल की तबाही बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब जागता है और इस आग पर कब तक काबू पाया जाता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, अब कहीं मत जाएं।